हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, जब आप क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो इससे आपका जो मेमोरी पावर है वो बढ़ता है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हाल ही में कितने टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? आंसर होगा इसका 22 टेस्ट मैचों में। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का कारनामा किया है विदेशी धरती पर। अब उनके पास कुल 105 विकेट हैं, जिनमें से 101 विकेट उनके घर से बाहर हैं। दोस्तों, साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में डेब्यू किया था और उन्होंने कुल 25 टेस्ट मैच खेले हैं अभी तक, जिनमें से 23 घर से बाहर खेले हैं। तो ये रिकॉर्ड किसके नाम है? जसप्रीत बुमराह के नाम। कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 से अधिक विकेट लिए हैं विदेशी धरती पर, तो उनके नाम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम है पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर का, जिन्होंने 118 विकेट। वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग ने 136 विकेट। भारत के जहीर खान ने 137 विकेट। मोहम्मद शमी जो कि भारत के हैं, इन्होंने 140 विकेट। और एंडी रॉबर्ट्स जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, तो इन्होंने 140 विकेट लिए हैं विदेशी धरती पर। तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना है आपको। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? आंसर होगा इसका केरल हाईकोर्ट। यानी देश की पेपरलेस अदालत कौन बनी है? कि केरल हाईकोर्ट। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। कब किया है? 1 जनवरी 2022 को। दोस्तों, अब हम 2021 में भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं या कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो 2021 में भारत में पहली बार हुई हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना था? आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत का पहला ऐसा उच्च न्यायालय जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, तो आंसर होगा इसका गुजरात उच्च न्यायालय। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मथुरा में। किसके सहयोग से? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 14 लाइन वाला एक्सप्रेस वे कौन बना था? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां स्थापित किया गया था, यानी किस राज्य में स्थापित किया गया था? आंसर होगा उत्तराखंड। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था केरला में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? आंसर होगा इसका साबरा कुडू जल विद्युत परियोजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, उन्होंने साबरा कुडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो कि 111 मेगावाट की परियोजना है, जिसे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। दोस्तों, उन्होंने 30 सालों से लंबित रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला भी रखी है। किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और जो रेणुका जी बांध परियोजना है, ये 40 मेगावाट की परियोजना है और जिसका निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। दोस्तों, अब हम भारत की प्रमुख जल विद्युत केंद्रों की सूची को भी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम है टिहरी बांध। दोस्तों, जो टिहरी बांध है ये कहां पर है? उत्तराखंड में। फिर है कोयना जल विद्युत परियोजना। जो कोयना जल विद्युत परियोजना है ये है महाराष्ट्र में। श्री सैलम ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। और नाथपा झाकिरी ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध ये कहां है? गुजरात में। नवग्राम गुजरात में ये है सरदार सरोवर बांध, तो ये भी जल विद्युत परियोजना है। और इंदिरा सागर बांध ये कहां है? मध्य प्रदेश में। तो ये है भारत की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने
किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका विनय कुमार त्रिपाठी को। दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो रेल मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि जो विनय कुमार त्रिपाठी हैं उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने की है। दोस्तों वर्तमान में विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं वो उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डिस्कस करने से पहले आपको स्टडी कर नॉलेज के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। ये सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय सैटेलाइट का नाम क्या है? आर्यभट्ट, जिसे सन 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों वह कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट होता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B12। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजराज प्रथम चोल ने। अगला क्वेश्चन है, हॉफमैन कब किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। और वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ये थे जीके के यानी जनरल नॉलेज के, या फिर हम इसे कह सकते हैं जनरल स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इस लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आप बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस लेक्चर को दोस्तों को शेयर करना है हर एक प्लेटफॉर्म पर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? आंसर होगा इसका 8 लाख रुपए या इससे कम। यानी जो केंद्र सरकार है उसने हाल ही में ये माना है कि जिस भी परिवार की वार्षिक सालाना आय 8 लाख रुपए या इससे कम होगी उसको ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में रखा जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यही पूछा था कि आपने ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है कि आप किसको ईडब्ल्यूएस मानने वाले हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में ये जवाब दिया है कि वे व्यक्ति या वे परिवार जिनकी मौजूदा जो सकल वार्षिक पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए या इससे कम होगी उनको हम ईडब्ल्यूएस मानेंगे। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी और समिति ने यही सिफारिश की है कि जिस भी परिवार की जो वार्षिक सालाना आय है वो 8 लाख रुपए या इससे कम हो तो उसको ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में रखा जाए। तो यह जवाब किसने दिया है? केंद्र सरकार ने। किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित नहीं किया गया है, अभी केवल नॉमिनेट किया गया है। केवल नाम रखे गए हैं, यानी 3-4 खिलाड़ियों के नाम रखे गए हैं। उसमें भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना का भी नाम शामिल किया गया है। यानी स्मृति मंधाना को भी दिया जा सकता है, अभी ये क्लियर नहीं है कि किसको दिया जाएगा साल का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी। तो केवल अभी स्मृति मंधाना के नाम को नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे हम आईसीसी बोलते हैं ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए कुछ खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया है और इसमें नाम किसका जोड़ा गया है? स्मृति मंधाना का। तो दोस्तों भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना। तो इनको सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने साल 2021 के दौरान 22 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से 885 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे हैं। दोस्तों आईसीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। तो दोस्तों ये थी बात किसकी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की। और जो आईसीसी होती है वो पूरे विश्व की क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था होती है। जैसे भारत में बीसीसीआई है, वैसे ही पूरे विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है वो कौन है? आईसीसी है। अगला प्रश्न है, किस देश
की क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर होगा इसका पाकिस्तान। यानी मोहम्मद हफीज जो है उनका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रहे हैं कौन? मोहम्मद हफीज। तो उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, हफीज ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच T20 विश्व कप में खेला था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 12,780 रन बनाने का काम किया है। पिछले कुछ सालों से केवल T20 क्रिकेट ही खेल रहे थे और उन्होंने अपना आखिरी वनडे 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तो याद रखना है, मोहम्मद हफीज किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई? आंसर है इसका 3 जनवरी को। दोस्तों, 3 जनवरी 2022 को समाज सेविका और भारत में महिला शिक्षा की प्रबल समर्थक रही सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। और दोस्तों, इस दिन यानी 3 जनवरी के दिन महाराष्ट्र में बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में स्थित नायगांव, सतारा जिला में हुआ था। उन्हें भारत की प्रारंभिक आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। साल 1848 में उन्होंने देश में लड़कियों के लिए पुणे के विजयवाड़ा में पहला विद्यालय शुरू किया था और 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया था। दोस्तों, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, जब आप आंसर देंगे इन प्रश्नों के तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा और आपका जो मेमोरी पावर है वो जरूर बढ़ेगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ये है, सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? दूसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तीसरा प्रश्न है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? और चौथा प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं महेंद्र सिंह, राहुल यादव, तान्या शाक्य और पूनम महतो ने। तो दोस्तों, आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडीकर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा फ्री में। उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, स्टडीकर 01। जैसे ही आप ये स्टडीकर 01 कोड यूज करेंगे, आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो कोर्स है उसको फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। दोस्तों, आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और दिसंबर माह 2021 में जो भी अनअकैडमी पर बैच स्टार्ट किए गए हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। और अनअकैडमी पर कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रेफरल कोड यूज करना है राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब पर स्टडीकर को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे